सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 8 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो में हम पहला प्रश्न देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो कल थी 7 तारीख और 7 मई को हमने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती मनाई। रविंद्रनाथ टैगोर जी ये एक कवि थे, ये एक उपन्यासकार थे, ये एक चित्रकार भी थे और आपने इनके एक उपन्यास के बारे में जरूर सुना होगा, गीतांजलि उसका नाम है। और इसी के लिए इनको 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भी थे। तो इनका ये उपन्यास आप याद रखना, गीतांजलि। तो अब बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुस्तफा अल कदीमी। तो ये इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख थे मुस्तफा अल कदीमी और अब ये इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। एक्चुअली में अभी तक जो इराक के प्रधानमंत्री थे कौन, आदिल अब्दुल महदी, उन्होंने पिछले साल ही इस्तीफा दे दिया था। तो अब आपको इनका नाम याद रखना है, मुस्तफा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए। बाकी अगर बात करेंगे मोहम्मदो डायगन, अभी हमने पढ़ा भी था कल या परसों ही, वर्ल्ड बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में इनको नियुक्त किया था। और मोहिउद्दीन यासीन की बात करेंगे तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने। और जुजाना केपुटोवा, तो ये स्लोवाकिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। अब यहाँ पे इराक की बात है तो ये रहा मैप में इराक, कैपिटल इसकी बगदाद है, करेंसी है इराकी दिनार, प्रेसिडेंट है बराहम सोलिह और प्रधानमंत्री बन गए हैं ये मुस्तफा अल कदीमी। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में सुर्खियों में रही तोमान, ये किस देश की नई प्रस्तावित मुद्रा है, करेंसी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ईरान की। तो ईरान ने अपनी मुद्रा यानी कि करेंसी बदलने का फैसला किया है। अभी तक जो इसकी करेंसी थी वो थी रियाल, जिसे अब बदल करके तोमान कर दिया जाएगा और अब 10,000 रियाल बराबर होगा एक तोमान के बराबर। एक्चुअली में अमेरिका ने ईरान पे काफी सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं जिससे उसकी वैल्यू में बहुत गिरावट आ गई है। तो अभी ईरान की संसद ने इस संबंध में जो विधेयक पेश किया गया था उसे मंजूरी दे दी है। तो अब सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान को करेंसी में बदलाव करने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। अच्छा देखो, करेंसी से आपको कुछ याद आया होगा, अभी कुछ समय पहले ही 8 अफ्रीकी देशों ने भी अपनी करेंसी को CFA फ्रैंक से बदल करके एको कर लिया था। कौन कौन से 8 देश? माली, नाइजर, सेनेगल, बेनिन, टोगो, बुर्किना फासो था, एक गिनी बिसाऊ था और एक आइवरी कोस्टा था। तो वो भी आपको याद होगा और अब ये भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात ईरान की है तो ये रहा मैप में ईरान, कैपिटल इसकी तेहरान है, प्रेसिडेंट है हसन रूहानी और एक हसन दियाब भी नाम याद रखो। अभी जनवरी की बात है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने थे। उसके अलावा अभी ईरान के नए कमांडर बने इस्माइल कानी, क्योंकि इनसे पहले जो कासिम सुलेमानी थे वो अमेरिकी हमले में मारे गए थे। इसके अलावा अभी ईरान ने अपने सैन्य सैटेलाइट जिसका नाम था नूर, उसको सफलतापूर्वक अपने ऑर्बिट में भी पहुंचाया। और अभी ईरान के एक चेस प्लेयर का नाम भी याद रखो, एलिरजा फिरोजा, क्योंकि उन्होंने नॉर्वे के जो वर्ल्ड चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, उनको हरा करके बंटर ब्लिट्ज कप जीता था। ये अभी ऑनलाइन खेला गया था। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में ब्राजील में भारत के नए राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुरेश के रेड्डी को। तो अभी हाल ही में सुरेश के रेड्डी को ब्राजील में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखो, राजदूत की बात है, एम्बेसडर की बात है, तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने 2-4 अपॉइंटमेंट देखे थे, तो मैं आपको सारे रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि जयदीप मजूमदार ऑस्ट्रिया में अभी भारतीय राजदूत नियुक्त हुए थे, नम्रता एस कुमार ये स्लोवेनिया में भारतीय राजदूत बनी, दीपक मित्तल ये कतर में भारतीय राजदूत बने। इसके अलावा एक पीयूष श्रीवास्तव का नाम भी न्यूज में था, वो बहरीन में भारतीय राजदूत बने थे। अब यहाँ पे तो बात हो रही है ब्राजील की, तो ये रहा मैप में ब्राजील, कैपिटल इसकी क्या है? ब्राजीलिया है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल और प्रेसिडेंट इसके जेयर बोल्सनारो है। और आपको इनका नाम भी याद होगा क्योंकि अभी जो रिपब्लिक डे हमने मनाया था, गणतंत्र दिवस, उस समय ये गेस्ट थे। इसके अलावा देखो, ब्राजील ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से 2 रेखाएं निकलती हैं, एक भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर कहा जाता है और एक मकर रेखा जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहा जाता है। अच्छा, जो हमारे 7 वंडर्स है ना, 7 अजूबे, उनमें से एक ब्राजील में ही है जिसे कहते हैं क्रिस्ट ऑफ रिडीमर और ये आपके ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में है। अच्छा, रियो डी जेनेरियो से कुछ याद आता होगा, यूनेस्को ने ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020 के रूप में चुना था। उसके अलावा याद रखना, ब्राजील ने चाइना और भारत के जो पर्यटक हैं उनको फ्री वीजा एंट्री की सुविधा भी प्रोवाइड की थी। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में आरबीएल बैंक के CRO यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दीपक कुमार को CRO यानी कि मुख्य जोखिम अधिकारी, चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, CRO से आपको कुछ याद आया होगा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था नीरज धवन को यस बैंक के CRO के रूप में नियुक्त किया गया था। और अभी यस बैंक के कुछ समय पहले ही MD CEO बने थे कौन? प्रशांत कुमार, वो नाम भी याद रखना। नीरज व्यास की बात करेंगे, अभी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के इंटरिम MD CEO बने थे ये। और एन कामाकोदी, ये सिटी यूनियन बैंक के MD CEO के रूप में इनको फिर से पुनः नियुक्त रीअपॉइंट किया गया था। RBL बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके MD CEO हैं विश्ववीर आहूजा। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच कोविड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन पे किसी भी बीमारी से लड़ने के बारे में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से संबंधित बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं। मतलब लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बूस्ट करा जाए, मतलब कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए ये एप्लीकेशन है। इसमें काफी सारी आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, जिन्हें आप अपने घर में रखी हुई चीजों से तैयार कर सकते हैं। जैसे हल्दी हो गया, काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, किसको कैसे मिलाएं, क्या करें, इस तरह से काढ़ा तैयार हो जाएगा, मतलब उस तरह की चीजें। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी जीवन अमृत योजना शुरू की थी लोगों के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। उसमें वो त्रिकूट चूर्ण बांटेंगे, तब जाकर के लोगों का इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे बात हुई है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, कैपिटल इसकी लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, ये प्रश्न एग्जाम में आता है, तो याद रखना गोमती नदी के किनारे। और आपको याद होगा इस साल का जो डिफेंस एक्सपो हुआ था, जो इसका 11वां संस्करण था, वो आपके लखनऊ में ही हुआ था। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा आपको याद होगा अभी जो उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी था, वो पहला सरकारी हॉस्पिटल बना था प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला। और याद रखना कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना था। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल भी शुरू किया था। और नीति आयोग की जो महत्वाकांक्षी जिलों की सूची आई थी उसमें टॉप पे रहा था उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। बाकी देश की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनेगी वो उत्तर प्रदेश में बनेगी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और देश की पहली जो नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी होगी वो ग्रेटर नोएडा में बनेगी। और देश का पहला हाथी अस्पताल ये बना है आपके मथुरा में। उसी तरह से देश का पहला हाथी जल चिकित्सालय ये भी आपका है मथुरा में। और याद रखना देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग ने। तो अभी नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर के ये सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान लॉन्च किया है। तो इस अभियान का उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के दौरान जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुजुर्ग नागरिक हैं, उनकी देखभाल सुनिश्चित करना, उन्हें स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में जागरूक करना। और अभी ये परियोजना 7 राज्यों में शुरू हुई है। 7 राज्य कौन कौन से? आसाम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अब बात नीति आयोग की है तो इसके बारे में जान लो। नीति मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी है नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और जो इसके CEO हैं वो है अमिताभ कांत। एक्चुअली कुछ समय पहले इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया इनको, तो इनका नाम ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नाम की बुक को रिलीज किया गया है। आपको बताना है इसके लेखक कौन है। सही उत्तर होगा A and B, यानी कि कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी। तो ये बुक
वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयनाथ थापर की बायोग्राफी है, जो 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। और इस बुक को इनके पिता कर्नल वीएन थापर और उनकी बेटी नेहा द्विवेदी ने लिखा है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, आईआईटी दिल्ली के साथ। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने सरकारी अस्पतालों में जो पीपीई किट जो सप्लाई किए जाते हैं उन्हें किफ़ायती, टिकाऊ और रीयूजेबल यानी कि उन्हें दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके, इस तरह के पीपीई का मतलब क्या हो गया? पीपीई मतलब हो गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हिंदी में बोलेंगे तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो इस तरह के पीपीई बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। अच्छा, अभी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के नए इंटरिम एमडी कौन बने थे? नीरज व्यास बने थे। और आईआईटी दिल्ली अभी न्यूज में भी था क्योंकि कोविड-19 के प्रसार की चेतावनी करने के लिए प्रकृति नाम से एक डैशबोर्ड बनाया था आईआईटी दिल्ली ने। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किफायती वेंटिलेटर बनाने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके सीएमडी है सिद्धार्थ मिश्रा। इसके अलावा एक और प्रश्न मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, वो भी ध्यान से सुनो। अभी आईआईटी के पूर्व छात्रों की जो परिषद है उसने मुंबई में एक कोविड-19 टेस्ट बस को लॉन्च किया है, जो सस्ती और तेजी से परीक्षण करने के लिए बनाई गई है। तो पैन आईआईटी एल्यूमिनी इंडिया ये एक संगठन है जो सभी आईआईटी के पूर्व छात्रों को रिप्रेजेंट करता है, जिसका हेडक्वार्टर है आईआईटी दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं रामनाथ एस मणि। तो इस प्रश्न को ध्यान से सुनना क्योंकि इस प्रश्न में मैंने आपको 3 प्रश्न बताए हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक डे, ये हमने कब मनाया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 7 मई को। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डेट हर साल चेंज हो सकती है। एक्चुअली में IAAF, जिसे अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है, वो इसकी डेट डिसाइड करता है। तो इस साल ये 7 मई को मनाया जा रहा है। वैसे भी ये ज्यादातर मई के महीने में ही मनाया जाता है और पहला वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 1996 में मनाया गया था। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को खेलों के बारे में जागरूक करना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना। बाकी वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करेंगे, स्थापना 1912 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मोनाको में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सेबेस्टियन कोई। अच्छा, एक नेशनल स्पोर्ट डे भी होता है जो हम महान हॉकी प्लेयर थे हमारे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन को मनाते हैं, यानी कि 29 अगस्त को। और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट डे होता है जो हम 6 अप्रैल को मना चुके हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और अभी तक जितनी बार भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं सारी बार मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज मैं आपको मौका दे रहा हूं। आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के जितने भी अभी तक मई के महीने में हमने इंपॉर्टेंट डे पढ़े हैं वो स्टेप बाय स्टेप लिखिए और आप खुद से एनालिसिस कीजिए कि सारे स्टेप बाय स्टेप आपको याद हैं, आपकी टिप्स पे हैं या नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आपको पता है मिड डे मील ये स्कूलों में बच्चों को दिया जाता है, लेकिन अभी लॉकडाउन के समय सारे स्कूल बंद हैं। तो अब जो भी बच्चे पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, उनके घर में ये मिड डे मील पहुंचाया जाएगा और इस तरीके से घर घर यानी कि डोर टू डोर मिड डे मील पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है ये मध्य प्रदेश। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश, कैपिटल इसकी भोपाल है। याद रखना, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपके भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, फिर से बन गई ये, और गवर्नर है लालजी दास टंडन। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा भी था कि जीवन अमृत योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। उससे पहले जीवन शक्ति योजना भी शुरू की थी और मध्य प्रदेश सरकार ने ही कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी शुरू की थी। और याद रखना, देश का पहला हीरा संग्रहालय ये भी आपका मध्य प्रदेश में बना है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। देश का पहला मक्कड़ाले अरकनेरियम मध्य प्रदेश के जबलपुर में बना है और अभी इसके नए मुख्य सचिव कौन बने थे? इकबाल सिंह बने थे। अच्छा, जो इंदौर शहर है मध्य प्रदेश का, वो कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए ड्रोन की सहायता से शहर को सैनिटाइज करने वाला पहला शहर बना। उसके अलावा याद रखना, देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम बनेगा इंदौर में ही। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में ही है। उसके अलावा मध्य भारत का जो पहला मेगा फूड पार्क है वो बना है आपके मध्य प्रदेश के देवास में। नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया और अभी रेडियो
स्कूल की भी शुरुआत की गई मध्य प्रदेश में। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अधीर रंजन चौधरी को। ये लोकसभा में कांग्रेस के नेता है अधीर रंजन चौधरी, और अभी इन्हें ही लोकसभा जो अध्यक्ष है हमारे ओम बिरला जी, उन्होंने संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फिर से अध्यक्ष बनाया है। इस समिति का काम क्या होता है? भारत सरकार के सभी जो सरकारी खर्च होते हैं उनके खातों की जांच करना, और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्षी दल का चुना जाता है। इस समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 तो लोकसभा के द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा के द्वारा 1 साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। अभी DPS नेगी ये श्रम व रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बनाए गए हैं, और रोजगार व श्रम मंत्रालय के मंत्री कौन है? संतोष गंगवार हैं। श्रम ब्यूरो मतलब लेबर ब्यूरो, तो ये भी नाम याद रखना आप DPS नेगी का। बाकी श्रीकांत माधव वेद कल ही पढ़ा था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने। राहुल देव पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने, ये नाम इंपॉर्टेंट होगा। और राजीव कुमार का नाम याद रखना, लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने थे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में इरेडा के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, PK दास को। इरेडा मतलब होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। तो अभी PK दास को इरेडा का नया CMD नियुक्त किया गया है। देखो भैया, ये इरेडा है, इसको इरडाई से कंफ्यूज मत कर देना। इरडाई की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो बीमा कंपनी को रेगुलेट करने का काम करती है। ये इरेडा है, इसका काम क्या होता है? ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने में मदद करना। इंग्लिश में बोलेंगे तो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को स्टेब्लिश करने में मदद करना। बाकी सुरेश N पटेल का नाम याद रखना, सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर बने थे। संजय कोठारिया आपके चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने थे, मुख्य सतर्कता आयुक्त। और जो कपिल देव त्रिपाठी हैं अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव बने थे। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने? सही उत्तर था ऑप्शन ए, राहुल देव। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।